तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है वो सर लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर 10 किलोमीटर की लंबाई होगी, यहां से अगर आप चल के इधर 10 किलोमीटर जाओगे तो बिहेवियर अलग होगा, 50 पे अलग हो जाएगा, 100 पे अलग हो जाएगा। मतलब सर वोल्टेज एंड करंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, जो बिहेवियर है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है दिस इज योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, इधर से हटा दूं मैं, ओके देखो तो क्या लिख सकते हैं, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, स्टार पॉइंट लगा के लिखना, ध्यान से समझना कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर है ना भाई, ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो क्या आ गई कि सर ये यूनिटलेस वैल्यू है, तो उसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। दूसरी चीज भाई ये लंबाई के हिसाब से चेंज होता है, अरे लंबाई के हिसाब से चेंज होता है तो इसका मतलब ये वेव के एक जगह से दूसरी जगह जाने के बिहेवियर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब समझिए ध्यान, चीजों को ध्यान से देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स निकालते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा डिटेल में थोड़ी सी बातें करते हैं, देखना जरा ध्यान से समझना। क्या है सर, प्रोपोगेशन जो कांस्टेंट होता है ना वो एक्चुअली होता है गामा इक्वल टू हमारा z इंटू वाई। दैट्स योर इंपिडेंस एंड दैट्स योर एडमिटेंस। परफेक्ट है। अब देखो सर इंपिडेंस क्या होता था, जेड क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस जो था और क्या था, इंडक्टेंस जो था। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इन दोनों ने मिलकर जो पैरामीटर बनाया था उसको हमने बोला था इंपिडेंस, यही था R प्लस जे ओमेगा एल। उसी तरीके से अगर मैं एडमिटेंस की बात करूं तो सर जो मेरा कंडक्टेंस था और जो मेरा कैपेसिटेंस था, जो कैसे लगे हुए थे, दोनों पैरेलल में लगे हुए थे, दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, एडमिटेंस बनाया था। मगर अगर मैं इन दोनों की वैल्यू उठा के यहां डालूं तो देखो बिहेवियर कैसा बनेगा भाई। गामा हमें मिलेगा, ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ये जेड की जगह मैं लिख सकता हूं R प्लस जे ओमेगा एल, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं G प्लस जे ओमेगा सी। अब देखो यहां पे ये दोनों चीजें हैं, दो पैरामीटर्स है यहां पे। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस सम इमेजिनरी, रियल प्लस सम इमेजिनरी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। परफेक्ट है। और उनका रूट करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मतलब गामा जो मिलेगा ना वो आपको समथिंग अल्फा प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में मिलेगा, मतलब सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू। ये परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका रूट लोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। मैं आगे जाके अल्फा की डेरिवेशन भी करूंगा, बीटा की डेरिवेशन भी करूंगा। ओके जैसे अगर आपको याद हो तो EMFT में भी मैंने अल्फा और बीटा के फॉर्मूले निकाल के आप लोगों को दिखाए थे, यहां भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले समझ लेते हैं सर अल्फा और बीटा के फॉर्म में मिलेगा, दो तरह का बिहेवियर हो गया। अब देखो यहां से गामा एक हमें नए रूप में मिल गया, कैसा मिला है, इट्स लाइक अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब देखो इन चीजों को समझने से पहले कि यहां पे अल्फा क्या है और बीटा क्या है, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग उठ के कहां से आए। भाई देखो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन थी, ठीक नहीं थी? अगर मान लो मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं, क्या कुछ ऐसा था क्या, दिस इज V ऑफ R, I ऑफ R, Z नॉट डिवाइड बाई 2, याद करो, E की पावर गामा ऑफ S प्लस दिस इज योर V ऑफ R माइनस I ऑफ R Z नॉट डिवाइड बाई 2 E की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ S। क्या ऐसी इक्वेशन थी क्या? अगर मैं करंट की लिखूंगा तो करंट की भी ऐसी ही इक्वेशन थी क्या? मैंने आपको बोला था ये इक्वेशन आगे जाके काम आएगी। क्या वहां पे कुछ ऐसा था, V ऑफ R, I ऑफ R, Z नॉट डिवाइड बाई 2 E की पावर गामा ऑफ S माइनस V ऑफ R माइनस I ऑफ R Z नॉट डिवाइड बाई 2
ई की पावर माइनस ऑफ गामा एस। क्या कुछ ऐसी इक्वेशन आप लोगों को मिल रही थी? जे जेड नॉट आई एस था यहाँ पे। क्या ऐसी इक्वेशन आप लोगों को वोल्टेज और करंट की, नहीं सेम इक्वेशन थी, क्या वोल्टेज और करंट की ऐसी इक्वेशन आप लोगों को मिली थी? मिली थी। तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? सर वोल्टेज की इक्वेशन पे जाओ या करंट की इक्वेशन पे जाओ। एक इक्वेशन उठा लेते हैं, मान लो ये वोल्टेज वाली उठा ली मैंने, ठीक है ना। अब चेकआउट करो जरा, अगर एक इक्वेशन को मैं उठा लेता हूं, मैंने बोला था ये प्रोपोगेशन को समझने में काम आएगी। देखो गामा कहां आ रहा है भाई? एक तो आ रहा है ये यहां पे ई की पावर गामा एस, एक आ रहा है यहां पे ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस। मतलब हमें गामा समझ में आ गया, लेकिन अगर गामा का बिहेवियर हमें वोल्टेज में समझना है, अगर गामा का बिहेवियर हमें करंट में समझना है, तो वोल्टेज में गामा की टर्म आ रही है ई के फॉर्म में, करंट में गामा की फॉर्म आ रही है ई के फॉर्म में। तो दो तरह की टर्म आ रही है, एक आ रही है ई की पावर गामा एस, एक आ रही है ई की पावर माइनस गामा एस। अब भाई ई की पावर गामा एस क्या है? एक एक को उठाते हैं। देखो अगर मैं इसको चेकआउट करूं कि भाई ई की पावर गामा ऑफ एस मुझे मिला है। अब देखो गामा क्या था? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये साथ में एस क्या है? डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस थी? मैंने बोला था कि अगर यहां पे मेरा रिसीविंग एंड है, अगर यहां पे मेरा क्या है? लोड लगा हुआ है। आप लोग अगर यहां पे बैठे हो, यहां पे सेंडिंग एंड है, यहां पे आपका क्या है? जनरेटर रखा हुआ है, ये है आपका सेंडिंग एंड। ओके, तो यहां से यहां तक, यहां पे आपकी डिस्टेंस, यहां आप बैठे हो तो एस इक्वल टू 0, यहां पे एस इक्वल टू ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जितनी भी है, यही थी। तो यहां से चल के हम लोग इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। यह था आपका S इंटू एल के बराबर। जब आप पहुंच गए थे सोर्स पे, सर यहां के पैरामीटर क्या थे बेटा? VR था और IR था। यहां के पैरामीटर एक VS था और दूसरा I ऑफ S था। क्या ऐसा ही बिहेवियर था ना? एग्जैक्टली। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे बैठा हूं मैं, यहां से चलना शुरू करूंगा। ओके, इधर जाने पे S की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो जरा, ई की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एस, अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूं तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? नीचे लिख लो, ई की पावर अल्फा इंटू अल्फा एस इंटू ई की पावर आयोटा बीटा एस। क्या ये लिखने में कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनीवन जिसको ये दिखने में प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पे दो टर्म्स मिली है, एक टर्म मिली है ये वाली, ओके, और एक टर्म मिली है ये वाली। बिल्कुल सही बात है। अब दोनों टर्म्स को जरा थोड़ा सा समझते हैं। देखो अगर मैं बात करूं ई की पावर अल्फा इंटू एस, अल्फा कोई भी एक वैल्यू है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी समथिंग वैल्यू, मान लो अल्फा की वैल्यू मैंने बोल दिया, अल्फा की वैल्यू 2 है, कुछ भी ले लेता हूं अपने हिसाब से, ठीक है ना। अल्फा की मान लो कोई वैल्यू है, एस की वैल्यू की बात करूं, यहां पे जब मैं रहूंगा तो एस की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। मतलब अगर एस की वैल्यू को अगर आप पुट कर दो 0 तो ये आपको मिल जाएगा 1, मतलब यहां पे मिलेगा 1। अब जैसे जैसे यहां से इधर जाओगे एस की वैल्यू बढ़ेगी, एस की वैल्यू बढ़ेगी, सही बात है। तो ई की पावर में इंक्रीमेंट होना शुरू करेगा। जैसे एस की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, तो ई की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर में वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे, मतलब यहां पे अगर आपका एस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ई की पावर अल्फा इंटू एस है ना, ये वैल्यू भी आपकी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। इसकी कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, है भाई। जैसे आपने लिखा 2 की पावर 0 1 हो गया, फिर लिखा 2 की पावर 1 1 हो गया, 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 लिखा, ठीक है ना, 8 हो गया। तो जैसे जैसे पावर चलेगी मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? मतलब ये वैल्यू क्या कर रही है? वैल्यू को बढ़ा रही है। मतलब ये आपके सिस्टम में किस चीज को बढ़ा रही है? मतलब ई की पावर अल्फा एस, ये आपके सिस्टम में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड को। सोचो क्या इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है साथ के साथ में? बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस वाली टर्म को ब्रेकआउट किया तो एक मिला ये, एक मिला ये वाली टर्म एस के बढ़ने पे बढ़ रही है, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो क्या ये वाली टर्म एस की वैल्यू के साथ बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? अरे सही है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इस टर्म की वैल्यू क्या करती जा रही है? एस के साथ में इंक्रीज करती जा रही है। परफेक्ट है ना? तो सर ये दूसरी टर्म क्या बता रही है भाई? ये तो पता लग गया कि ये किसको दिखा रही है? मैग्नीट्यूड को। किसको दिखा रही है बेटा? मैग्नीट्यूड को। सर ये क्या, इसका क्या बिहेवियर है? चला इसको चेकआउट करते हैं। देखो दूसरी टर्म मिली है हमें ए की पावर आयोटा बीटा। देखो आयोटा बीटा क्या दिखाता है, इसको जरा चेकआउट कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैंने लिखा ई की पावर आयोटा थीटा, जैसे हम लिखते हैं,
क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या यही होता है कि नहीं होता है? अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? इधर से दिख जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा, क्या आ जाएगा? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो कैसे लिखते हैं? इसका लेंगे अंडर रूट, यहां लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है? 1 है। अब जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 1, कोई फर्क पड़ा? 2 ही बनेगा। मैंने लिखा 3 इंटू 1, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 3 ही बनेगा। मतलब सर 1 जो है ना, उसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये e की पावर आयोटा बीटा एस, इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ किसका रहेगा? इसका रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब आप एक बात बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? कि अगर e की पावर गामा ऑफ s का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ e की पावर अल्फा s के बराबर होगा, बिकॉज e की पावर आयोटा बीटा s का मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 है। आप बोलो सर यहां तो थीटा नहीं है। अरे बेटा आयोटा इसको कंसीडर करो एज ए थीटा, सही है, तो e की पावर आयोटा थीटा ये नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है। तो क्या इस टर्म का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है क्या? अरे नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है बेटा? बिल्कुल नहीं है। तो सर इसका मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको दिखाएगा? देखो मैग्नीट्यूड को इसने दिखाया, तो ये किसको दिखाएगा? अब देखो, अब ये किसको दिखा रहा है भाई? अब जरा आप लोग थोड़ा सा अपने प्रीवियस वर्जन में जाइए, जरा याद करिए। मैं आपको एक नॉर्मल एक बिहेवियर बताता हूं। मान लो ये एक मेरे पास क्या है? सर्कल है, समझना। ये आपके पास में क्या है? एक सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? सर सर्कल की इक्वेशन होती है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसी ही होती है। यहां पे आर क्या है? इसका रेडियस है, मान लो ये कोई रेडियस है। ई की पावर आयोटा थीटा क्या है यहां पे? फिर अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड तो आर ही मिलेगा। मतलब ये एक वेक्टर है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई ही तो मैग्नीट्यूड होती है, तो वो तो आर के बराबर होगी, रेडियस। तो सर ये ई की पावर आयोटा थीटा क्या कर रहा है? अरे बेटा अगर आप एक सर्कल बनाओगे तो आप यहां से चलना शुरू करोगे, यहां से चले, यहां से मान लो इधर गए, इतना चल लिए, यहां से मान लो इधर जाओगे, इतना चलोगे, फिर और जाओगे, इतना चलोगे, फिर और जाओगे, इतना, ऐसे 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 चलते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? सही बात है। जब आप यहां रहोगे तो आपकी रेडियस कितनी है? आर है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर है। जब यहां से यहां पहुंचोगे तो भी क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला क्या? अरे नहीं, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो सेम ही होती है हर पॉइंट पे। तो क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो फिर बदल क्या रहा है? अरे भाई एंगल बदल रहा है। देखो इधर थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। देखो भाई अगर सर्कल की इक्वेशन होती है तो सर्कल होता है मेरा कुछ इस तरीके का, देखो कुछ ऐसा, सही है। ये मान लो इसकी क्या है? एक रेडियस है। जब मैं यहां पे बैठा हूं तो मान लो ये एक एंगल बना रहा है और इस एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा ऑफ 1, चलेगा। अब मुझे सर्कल बनाना है तो यहां से मैं आगे जाऊंगा। मान लो मैं यहां पहुंच गया तो यहां पे जब मैंने देखा तो यहां पे भी मेरी रेडियस कुछ आर रहेगी और ये एंगल हो गया मान लो आपका टोटल थीटा ऑफ 2। क्या रेडियस में कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। सर्कल की इक्वेशन होती है आर ई की पावर आयोटा थीटा। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, एग्जैक्टली सेम एक जैसा है। देखो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आर के बराबर आएगा। तो आर क्या दिखा रहा है यहां पे? मैग्नीट्यूड, मतलब रेडियस, वेक्टर है ना भाई, यहां से लेके यहां तक ये एक वेक्टर ही तो है बेटा, ये वेक्टर ही तो है। लेकिन जब आप यहां से यहां गए तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आएगा? नहीं। लेकिन क्या चेंज हुआ? एंगल, यहां थीटा 1 था, यहां क्या हो गया? थीटा 2 हो गया। मतलब ये जो बिहेवियर है ना बेटा ई की पावर आयोटा थीटा, ये क्या बताता है? ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उसके एंगल में कितना चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? एंगल में। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं? फेज। समझ में आया? तो ई की पावर आयोटा थीटा वाली जो टर्म होती है वो ओनली एंड ओनली किसको दिखाती है? फेज डिफरेंस को दिखाती है, फेज के बिहेवियर को दिखाती है। समझ में आया? तो अगर ई की पावर गामा एस को अगर आप डिकोड करोगे तो इसमें 2 टर्म निकलेगी। पहली वाली ये जो मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, दूसरी वाली ये जो किसको दिखाएगी? फेज को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? फेज को दिखाएगी। क्लियर है ना? अरे क्लियर है? ओके। अब देखो इधर से इधर जाने पे फेज चेंज होगा, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है? मैग्नीट्यूड का बढ़ना या मैग्नीट्यूड का घटना या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा।
सही है। और अधिकतर हम ये मान के चलते हैं कि जब एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे होते हैं, भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस नहीं होती है, थोड़े बहुत लॉसेस पाए जाते हैं, सही है ना। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है। और मैग्नीट्यूड को कौन दिखा रहा है, ये अल्फा दिखा रहा है। दैट्स वाई ये जो अल्फा होता है, इस अल्फा को, इसको हटा दूं मैं, अब तो समझ में आ गया, ओके। तो इसलिए हम लोग ये जो अल्फा होता है, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी वैल्यू में धीरे 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 क्या होना, कमी होना, ओके। तो किस तरीके से मैग्नीट्यूड में कमी होगी, किस तरीके से वो कम होता जाएगा, ये कौन दिखाएगा, अल्फा दिखाएगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अटेन्यूएशन कांस्टेंट। बीटा जो होता है इसको बोलते हैं बेटा फेज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट का मतलब है कि फेज में किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो कौन दिखाएगा, अरे ये बीटा दिखाएगा। कौन दिखाएगा, बीटा दिखाएगा। मतलब ये फेज के बिहेवियर को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा, अटेन्यूएशन को दिखाएगा। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आई है, क्लियर है। क्या और आगे चलूं मैं, इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ओके। अब देखो जरा, इसको हटा दूं मैं यहां से, ओके। बोर्ड थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ओके। देखो समझना चीजों को ध्यान से, ठीक है ना। देखो बेटा, इस इक्वेशन को रहने देते हैं, दोबारा बना देता हूं मैं। देखो v ऑफ s क्या थी पहली टर्म, v ऑफ r i ऑफ r z नॉट डिवाइड बाई 2 एंड दैट्स योर e की पावर गामा ऑफ s। अब देखो बेटा, पहली टर्म देखी हम लोगों ने e की पावर गामा s, ठीक है ना। ये मिला e की पावर अल्फा s इंटू e की पावर आयोटा बीटा s, ओके। ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो ये सेंडिंग एंड है और ये यहां से चल के ये रिसीविंग एंड है, यहां पे s इक्वल टू है आपका 0, परफेक्ट है भाई, मान लिया। यहां पे s इक्वल टू है आपका m। अगर आप यहां से इधर की तरफ चलने की कोशिश करोगे तो s की वैल्यू बढ़ेगी। अगर s की वैल्यू बढ़ेगी तो e की पावर अल्फा s की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। भाई s बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सही है ना। तो मतलब सर मैग्नीट्यूड ना इधर से इधर जाने पे धीरे धीरे क्या होता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब इसका जो कर्व बनेगा ना, वो कर्व कुछ आपका इस तरह का रहेगा। समझ में आई कहानी, कैसा रहेगा कर्व, इस तरह का रहेगा। मतलब सर इधर से इधर जाने पे वैल्यू जो होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, या ये बोलते हो कि लोड से सोर्स की तरफ जाने पे वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। ऐसा इसका क्या रहेगा, बिहेवियर रहेगा। अब देखो हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की, हम बात कर रहे हैं करंट की। तो वोल्टेज और करंट का जो बिहेवियर होता है वो एक्चुअली होता है साइनोसोडल, बिकॉज ई की पावर आयोटा थीटा आ रहा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, सही बात है। तो इसका बिहेवियर होता है फेज का। तो वेव कैसे चलेगी, साइनोसोडल तरीके से, परफेक्ट है ना। तो मतलब साइनोसोडल तरीके से चलेगी, लेकिन बिहेवियर रहेगा कुछ ऐसा, मतलब यूं चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। टाइम के हिसाब से मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इधर से इधर क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। अब जरा आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि जब हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड धीरे 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 क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब जरा सोचो, किधर से किधर चलने पे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, सर इधर से इधर जाने पे मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। अब आप कहां बैठे हो, यहां बैठे हुए हो, सही बात है ना। तो ये वेव जा रही है इधर से इधर, अब आप यहां बैठे हो तो ये आपकी तरफ क्या हो रहा है, आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट वेव। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, आपतित किरण, आने वाली। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव, मतलब ये आपकी वेव है, आने वाली वेव, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि वोल्टेज का ये वाला जो टर्म है ना, ये आने वाला है। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि इस टर्म के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो वोल्टेज या करंट के आने वाले वेव के बिहेवियर को बताती है, इंसिडेंट वेव। आप कहां बैठे हो, लोड पे बैठे हो, सही है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, इट्स v ऑफ i, इंसिडेंट को लिख दो i, e की पावर गामा ऑफ s। कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है, ओके। प्लस आगे देखो, अब अगर मैं बात करें तो दूसरी टर्म है हमारे पास में e की पावर माइनस गामा s। जरा डिकोड करना बेटा, अब तो सिंपल हो गया। क्या हो गया सर, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई विद s, दैट्स माई s। ओपन करो, e की पावर माइनस अल्फा s, e की पावर माइनस ऑफ आयोटा बीटा इंटू s, परफेक्ट है ना। अब देखो, अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो अगेन 1 है भाई। e की पावर माइनस आयोटा थीटा को भी अगर आप लेते हो
तो कोस थीटा माइनस आयोटा ऑफ साइन थीटा बनता है। इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हो तो आपका मैग्नीट्यूड तो स्टिल आपका कितना मिलता है, 1 ही मिलता है, सही है ना। तो ये दिखाएगा किसको, फेज को। किसको दिखाएगा बेटा, फेज को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। कैसे दिखाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्या है भाई, मैं जा रहा हूं कहां से कहां पे, ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा लोड, यहां पे है आपका S = 0, यहां पे है आपका S = L। S की वैल्यू बढ़ने पे देखो e की पावर माइनस में मैंने रखा 1, जैसे मान लो e की वैल्यू मान लो मैंने लिखा 2 की पावर -1, मैंने लिखा 2 की पावर -2, मैंने लिखा 2 की पावर -3, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/8। क्या वैल्यू घटती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल सही है। मतलब सर यहाँ पे S की वैल्यू बढ़ेगी ना तो ये वाली क्वांटिटी रिड्यूस करना शुरू करेगी, घटेगी। समझ में आ गया, मतलब मैक्सिमम कहां रहेगी, यहां रहेगी। इधर से इधर S की वैल्यू बढ़ेगी तो क्वांटिटी घटती हुई जाएगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वेव कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड दिखाएगी, यहां कम रहेगा, यूं जाओते जाओगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। समझो, एक्सपोनेंशियल तरीके से ले लेना, कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाएगा ये यूं। परफेक्ट है ना, ओके। बिहेवियर कैसा है, साइनोसॉइडल है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। समझ में आया, अरे सही है, ओके। अब बताओ जरा ये वेव किधर से किधर जा रही है। मैंने बोला जब हम ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, समझ में आया। तो ये ज्यादा मैग्नीट्यूड किधर, इधर है, कम किधर है, इधर है। मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन इधर से इधर जा रही होगी, सही है। आप कहां खड़े हो, यहां खड़े हैं सर, तो आपसे दूर जा रही है। जो आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो हमारे पास आके वापस चले जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित, रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सी वेव बेटा, रिफ्लेक्टेड। तो ये किसको दिखाती है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड वेव को दिखाती है। समझ में आ गया, ये किसको दिखाएगी, रिफ्लेक्टेड वेव को। तो इस टर्म के साथ में जो टर्म आएगा वो रिफ्लेक्शन को दिखा रहा होगा। किसको, रिफ्लेक्शन को। अब देखो आप लोड पे खड़े हो, मतलब क्या हो रहा है, सोर्स से वोल्टेज एंड करंट आपके पास आ भी रहा है और आपके पास से वापस भी जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि वोल्टेज एंड करंट सिर्फ सोर्स भेज रहा है, आप पूरा का पूरा कंज्यूम कर रहे हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। वेव आती भी है और उसका कुछ पोर्शन आपसे टकरा के वापस भी चले जाता है। दैट्स वाई रिफ्लेक्शन के बिहेवियर को भी ये दिखाता है। बिल्कुल सही है ना। तो अगर आप इसको दिखाओगे तो आप बोल सकते हो कि इट्स V ऑफ R, ये रिफ्लेक्शन वाला, e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ S। क्या ये आपको मिला है कि नहीं मिला है, जरा चेक करो। बिल्कुल सही है। तो क्या e की पावर गामा जो बिहेवियर था, इसने दो तरह का बिहेवियर दिखाया। वन इज योर इंसिडेंट बिहेवियर, अनदर वन इज योर रिफ्लेक्टेड बिहेवियर। मतलब ये तो समझ में आ गया 110% से, क्लियर है ना। क्या समझ में आया कि सर जो कुछ भी होना हो, आपका गामा एक ऐसा बिहेवियर है जो इस चीज को बताएगा कि वेव आपके पास आ रही है या वेव आपसे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। बेटा जो आने और जाने का बिहेवियर बताए उसी को तो हम बोलते हैं प्रोपोगेशन बिहेवियर, क्योंकि आने जाने का बिहेवियर ही प्रोपोगेशन कहलाता है। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल सही है ना। दैट्स वाई गामा इज कॉल्ड योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ओके, अब देखो इसको हटा दूं मैं, ये कहानी पूरी समझ में आ गई। अब देखो, मतलब सर हमारे पास में दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक होता है e की पावर गामा s, एक होता है e की पावर माइनस गामा s। e की पावर गामा s वाला जो टर्म होता है वो लोड पे इंसिडेंट वेव को दिखाता है, जबकि e की पावर माइनस गामा s वाला जो टर्म होता है वो आपके रिफ्लेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, रिफ्लेक्शन को। मतलब जब सोर्स से लोड की तरफ वोल्टेज एंड करंट जाती है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि लोड जो हो वो पूरी की पूरी वोल्टेज या करंट को कंज्यूम कर जाए, ऐसा नहीं है। कुछ उसका पोर्शन जो होता है वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस सोर्स के पास भी जाता है। इसका मतलब समझे क्या, सर ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ सोर्स से लोड की तरफ जाती है, ना 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 ना, पावर लोड से सोर्स की तरफ भी फ्लो होती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। भाई वोल्टेज एंड करंट जा रही है तो वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन तो पावर ही दिखाता है, सही बात है ना। तो पावर का फ्लो सोर्स से लोड की तरफ भी होता है, तो लोड से सोर्स की तरफ भी होता है। समझ में आई ना कहानी। अब देखो जरा ध्यान से समझना, देखो क्या हुआ। हमने देखा सर गामा को, जब देखा तो पैरामीटर मिले दो, एक मिला अल्फा, एक मिला बीटा, दो चीजें मिल गई हमको, सही बात है।
भाई अल्फा जो था इसने हमारे सिस्टम में दिखाया किसको, अटेन्यूएशन को। किसको दिखाया, अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब है कि आपके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे मैग्नीट्यूड या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सही बात है। तो मतलब एक्चुअली ये सिस्टम में किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। अब लॉस को कैसे दिखा रहा है समझिए भाई, जैसे मान लो यहां पे मैंने बोला कि इस तरीके से यहां पे ये कोई L लंबाई का एक टुकड़ा है, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि इसके ऊपर मैंने यहां पे 10 वोल्ट की क्या लगा रखी है बेटा, बैटरी लगा रखी है। ये कोई एलिमेंट है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब आप क्या बोलते हो कि भाई इसके वोल्टेज डिफरेंस इसके ऊपर कितना है, 10 वोल्ट है। मतलब यहां पे है 0 वोल्ट, तो यहां पे कितना है, 10 वोल्ट है। अब मान लो ये 10 मीटर लंबा है, कितना है, 10 मीटर लंबा, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, सही है ना। तो मैंने बोला कि यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे बेटा, 5 मीटर की डिस्टेंस पे, बताओ यहां पे वोल्टेज कितना होगा। आप क्या बोलोगे, सर 5 वोल्ट होगा। क्यों बोलोगे भाई, क्यों बोलोगे सर, यहां से 0 है तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता यहां जाके तो 10 होना है, तो यहां पे कितना रहेगा, कितना रहेगा भाई, 5 वोल्ट रहेगा। यही है ना, बिकॉज इट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां से यहां चल रहे हो तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो मतलब वो किसको दिखा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप को, है मतलब एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को। एक तरीके से बोल सकते हो किसको दिखा रहा है, लॉस को दिखा रहा है। अरे अगर इसका रेजिस्टेंस 0 होता तो क्या इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होता, नहीं होता। समझ में आया नहीं आया, मतलब ड्रॉप मैग्नीट्यूड का कम होना या मैग्नीट्यूड का ज्यादा होना, मतलब मैग्नीट्यूड का कम होना तो आप हमेशा ये समझ ले कि लॉस को ही दिखाएगा, लॉस की वजह से ही कम होगा मैग्नीट्यूड, तो सही बात है। और अटेन्यूएशन का मतलब यही है भाई, कम हो रहा है मैग्नीट्यूड एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। जैसे इंसिडेंट वेव है, तो जब वो सोर्स से लोड की तरफ जा रही है तो लोड की तरफ जाते जाते उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। रिफ्लेक्टेड वेव है, तो जब वो लोड से सोर्स की तरफ जा रही है तो सोर्स की तरफ जाते जाते उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब सही बात है ना। मतलब अल्फा यहां पे किसको दिखाता है बेटा, लॉस को दिखाता है। किसको दिखा रहा है बेटा, लॉस को, ठीक है ना। अब अगर ये लॉस को दिखा रहा है तो ये किसको दिखा रहा है, फेज को। अब देखो ये लॉस वाला पैरामीटर है ना, ये तो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फेज वाला पैरामीटर अभी आप लोगों के माइंड में क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो हम इसका ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। लॉस का तो समझ में आ गया होगा, और भी समझ लो कैसे। देखो अगर आप गामा को पूरा ओपन करते तो यहां पे आपको मिलता अंडर रूट ऑफ z और y। इसको हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था कि बिकॉज इट्स अंडर रूट ऑफ r प्लस जे ऑफ ओमेगा l है, या आप कैपिटल में लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इट्स r प्लस जे ऑफ ओमेगा l, और यहां पे आपने लिखा था इट्स g प्लस जे ऑफ ओमेगा c। अब देखो क्या ये बेसिक कंपोनेंट्स जो थे, क्या इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पता है, बिल्कुल पता है। अगर मैं इनमें वो कंपोनेंट देखूं जो सिस्टम में किसको दिखाते हैं, लॉस को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, लॉस को दिखाते हैं, सही बात है। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर ए लॉसलेस सिस्टम, क्या मैं बोलूं कि फॉर ए लॉसलेस सिस्टम, ओके, या बोल सकते हो कि सिस्टम या ट्रांसमिशन लाइन, फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन या लॉसलेस सिस्टम। अब भाई इन 4 पैरामीटर में सिर्फ 2 ही पैरामीटर है जो लॉस को दिखाते हैं। कौन कौन, एक तो है रेजिस्टेंस, परफेक्ट है, एक कौन है, कंडक्टेंस। अगर इन दोनों की वैल्यू को ही मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, दोनों की वैल्यू को ही मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, भाई रेजिस्टेंस ही नहीं है ट्रांसमिशन लाइन का, भाई लीकेज नहीं है उसमें, कोई कंडक्टेंस नहीं है, सही बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अरे सर मतलब इतना सा हुआ कि सिस्टम में कोई लॉस नहीं है, ओके। तो अगर लॉस नहीं पाएंगे तो बिहेवियर क्या हो जाएगा, देखो गामा जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं मैं, देखो तो क्या मिलेगा, गामा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सर अंडर रूट तो है ही, आर हो गया 0, जे ओमेगा एल मिलेगा यहां से, ओके, जी हो गया 0, जे ओमेगा सी मिलेगा यहां से। क्या यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ जरा, दोनों क्वांटिटी यही मिलनी है, ओके। अगर ये दोनों क्वांटिटी मिलेगी तो जरा गामा को और ओपन करके देखिए, इट्स अंडर रूट ऑफ जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, या जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर ही लिख लो आप, पहले -1 मत करो, आयोटा का स्क्वायर लिख दो, ओमेगा का स्क्वायर लिख दो, एल इंटू सी लिख दो साथ। स्क्वायर वालों को बाहर ले लो तो आपको गामा कुछ ऐसा मिल जाएगा, इट्स आयोटा या जे, इट्स ओमेगा एंड इट्स अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। भाई जब आपने लॉसलेस की बात की ना, तो मैंने आर को 0 कर दिया, जी को 0 कर दिया, तो इन दोनों को 0 करते मुझे बिहेवियर मिला ऐसा। अब मैंने जो गामा था उसको मैंने ये लिखा था कि इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा था बेटा, इट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू इक्वल्स टू आपको मिला है जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल सी।
किसके लिए? फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होने की कोशिश कर रहा है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब हो सकते हैं? सर जब उनके रियल पोर्शन बराबर हो और साथ के साथ में उनके इमेजिनरी पोर्शन भी बराबर होने चाहिए। अब यहां पे रियल पोर्शन है अल्फा, यहां पे रियल पोर्शन कितना है क्या? कोई नहीं है। इट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 है। समझ में आया? यहां पे बीटा है जे के साथ में, यहां पे कोई वैल्यू है। इट मींस बीटा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। मतलब एक बात समझ में आई कि जब मैंने ट्रांसमिशन लाइन में से लॉस को हटा दिया तो उसके मैग्नीट्यूड में कम हो रहा था ना, जो इंसिडेंट वेव जब सोर्स से लोड की तरफ आ रही थी तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा था ना, वो चेंज होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। बिकॉज अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब कोई अटेन्यूएशन नहीं होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि अल्फा जो अटेन्यूएशन दिखा रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से दिखा रहा था? लॉसेज की वजह से दिखा रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन में कोई लॉस हो रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। अगर लॉस नहीं होते तो ट्रांसमिशन लाइन के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं पाया जाना था। अगर कोई चेंज नहीं होगा, अगर मान लो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो कैसे, क्या बताओ, ट्रांसमिशन लाइन कैसे होनी चाहिए? ट्रांसमिशन लाइन ऐसे होनी चाहिए सर, अगर मान लो ये है आपका सेंडिंग एंड, ठीक है ना, और ये है आपका लोड, तो जब यहां से यहां तक जाएगी ना तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन। मतलब साइनोसोडल टर्म में जाएगी ना तो एकदम ऐसे परफेक्टली साइनोसोडल बनाएगी। ऐसे नहीं है कि यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा और वहां मैग्नीट्यूड कम, नहीं, परफेक्ट साइनोसोडल होगा। ठीक है, तो ये तो कोस की वेव फॉर्म होगी, साइन की वेव फॉर्म होगी। भाई कोसाइन वेव फॉर्म है कि नहीं है? अरे समझ में आई बात? भाई ये तो कोसाइन की वेव फॉर्म है। इसमें सिर्फ क्या है? फेज है। इसमें सिर्फ क्या है? फेज है। अटेन्यूएशन नहीं है, लॉसेज नहीं है। मतलब एक बात समझ में आ गई, अगर लॉस नहीं तो अटेन्यूएशन नहीं, अटेन्यूएशन नहीं मतलब अल्फा नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। अब हमको समझना है वेव का प्रोपोगेशन, मतलब वेव एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, हमको मैग्नीट्यूड कम ज्यादा से मतलब नहीं है। वेव एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो वेव तो अब भी जा रही है जब मैग्नीट्यूड नहीं है, तो अब भी अगर जा रही है तो एक पैरामीटर है जो अफेक्ट कर रहा है, कौन? बीटा, क्योंकि बीटा इज स्टिल प्रेजेंट, बीटा 0 नहीं हुआ है। मतलब वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ना तो ये किस तरीके से, किस वे में जाएगी, इसका बिहेवियर सिर्फ एक इंसान बता सकता है, और वो इंसान कौन है? बीटा है। मतलब हमें बीटा को पकड़ना पड़ेगा, हमें बीटा की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अगर इसने, वो कहते हैं ना कि इसने सच उगल दिया तो सबने सच उगल दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो बीटा को पकड़ते हैं। अब देखो, इसको मैं हटाऊं यहां से थोड़ा, यहां तक क्लियर है कहानी? ओके, अब देखना जरा भाई, अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 हो गया है बिकॉज इट्स अ लॉसलेस लाइन। बीटा अभी हमारे पास है। ओके, अब देखो, कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, इसका प्रूफ एक और है। अगर आपको ये नहीं थोड़ा हजम नहीं हो रहा कि सर साइनोसोडल कैसे आ गया, तो जरा चेक करके देख लो। वोल्टेज की जब इक्वेशन लिखी थी तो क्या ऐसी इक्वेशन लिखी थी? V ऑफ R cos ऑफ H गामा ऑफ S, ठीक है ना, प्लस I ऑफ R Z ऑफ नोड साइन ऑफ H गामा ऑफ S। अब याद करो, गामा की वैल्यू को हमने लिखा था अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ओके, अगर अल्फा 0 हो, भाई गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है। इफ अगर मान लो आपका अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो सर गामा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आयोटा इंटू बीटा। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी? सही है ना? अगर आयोटा इंटू बीटा डालो तो आपको वोल्टेज की इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, जरा चेकआउट करो। V ऑफ R cos ऑफ H इट्स योर आयोटा बीटा इंटू S, ओके, प्लस I ऑफ R Z ऑफ नोड इट्स योर साइन ऑफ H आयोटा बीटा इंटू S। ऐसा ही मिलेगा ना? अब देखो, cos H में और sin H में अगर थीटा की जगह अगर आपने आयोटा थीटा लिख दिया, आयोटा बीटा S लिख दिया, तो क्या बन जाएगा? देखो भाई, cos ऑफ H थीटा जो होता है वो होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2, यही होता है ना? अगर थीटा की जगह आप लोगों ने लिख दिया आयोटा थीटा तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2। सर ये तो कोस होता है। भाई ये तो क्या होता है? ये तो होता है कोस थीटा, जो होता है e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2। बताओ यही होता है कि नहीं होता है? मतलब अगर h थीटा में थीटा की जगह आयोटा थीटा पुट कर दिया जाए तो cos h sin h वापस से क्या बन जाते हैं? cos एंड sin, परफेक्ट cos एंड sin बन जाते हैं। सही है? तो अगर इसकी इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसी नजर आएगी, V ऑफ S इक्वल टू V ऑफ R cos ऑफ बीटा S प्लस
आई ऑफ आर जेड ऑफ नोड साइन ऑफ बीटा एस। बताओ क्या ये एक साइनोसोडल इक्वेशन है? देखो परफेक्ट कोस आ रहा है, परफेक्ट साइन आ रहा है, समझ में आया नहीं है? तो इसलिए मैंने परफेक्ट कोस और साइन को बनाया है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं किया है। ओके, और बीटा एस देखो एंगल की जगह आ रहा है, मतलब फेज को कौन दिखाएगा? बीटा इंटू एस रिप्रेजेंट करने वाला है। कहानी क्लियर हुई? आगे चले। ओके, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, क्लियर है कहानी? आगे चल सकते हैं। ओके, देखिए जरा, अब इसको हटा दूं मैं। अब जरा हम बात करते हैं बीटा के बारे में कि सर बीटा जो है ये कहानी में कौन कौन से ट्विस्ट ला रहा है और बीटा का बिहेवियर कैसा कैसा पाया जाना पॉसिबल है। देखो, कंसिडर इट। ओके, बीटा, व्हाट्स द बीटा? बीटा इक्वल्स टू इट्स योर ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी, दैट्स योर बीटा। अब समझने की कोशिश करिए, एल और सी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अगर आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स अगर आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हो, अगर ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हो तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब आप जानते हो कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, किसको? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब L इंटू सी जब किया जाता है, तो ये एक्चुअली आपका ओमेगा इंटू एप्सिलॉन को दिखाता है। क्या ये बात आप लोगों को पता है या नहीं पता है? ओके भाई, पूरी डेरिवेशन तो कैसे कर पाऊंगा ठीक है पावर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। L का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना, और इसके साथ में था ln ऑफ GMD अपॉन GMR, याद है कि नहीं है? ठीक है ना, ऐसा ही था। इनको आप मल्टीप्लाई करते थे इधर उधर, 2 इंटू 10 की पावर, इसको आप ये एक्चुअली 2 इंटू 10 की पावर -7 के हिसाब से था। तो इस तरीके से इनका क्या आता है? बिहेवियर आता है। तो इसको आप या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी आप लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 ही बनेगा। इनको जब एक इसी तरीके से अगर आप सी की लिखते हो तो सी में ऊपर एप्सिलॉन नोड आता है, ये वाली वैल्यू क्वांटिटी नीचे आ जाती है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू इंटू एप्सिलॉन बनता है, सही है ना। ओके, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब डेरिवेशन कराने तो बैठूंगा नहीं यहाँ पे कि इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस, बस इतना ध्यान रख लो, L इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन म्यू इंटू एप्सिलॉन देता है। ओके, अब देखो, अगर आप इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करो, म्यू की वैल्यू आप जानते हो, म्यू की वैल्यू नहीं जानते हैं सर, कोई बात नहीं। म्यू इक्वल टू होता है बेटा म्यू नोड इंटू म्यू ऑफ आर, ठीक है ना, मतलब आपका एयर का परमेबिलिटी मल्टीप्लाई विद योर आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी, दैट इज योर म्यू। एंड एप्सिलॉन जो होता है ये होता है आपका एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। ये चीजें आई होप आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप म्यू इंटू एप्सिलॉन करते हो तो ये आपको मिलता है म्यू नोड एप्सिलॉन नोड म्यू ऑफ आर एप्सिलॉन ऑफ आर, यही मिलता है ना। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा होगा कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और इनका क्या लेते हो? रूट लेते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका क्या लेते हो? रूट लेते हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे एक क्वांटिटी बनती है, ठीक है ना, ठीक है ना, दैट इज योर बीटा, ओके, इक्वल्स टू योर ओमेगा। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वोल्टेज सॉरी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड योर स्पीड, या इसको मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा हो तो v जो होता है ये एक्चुअली आपका 1/√LC के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये आपका बनता है 1/√L इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ऐसा वाला बिहेवियर बनेगा म्यू एप्सिलॉन, तो ये बनेगा आपका म्यू इंटू एप्सिलॉन। आप इसको और भी ओपन करते हो तो ये आपका बनता है 1/√म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, इसको आप लिख सकते हो म्यू आर एप्सिलॉन आर, ओके, दैट इज योर v। अगर आप इसी वेलोसिटी की बात करते हो तो 1/म्यू नोड एप्सिलॉन नोड की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई ये आ जाएगा आपका √म्यू ऑफ आर अपॉन एप्सिलॉन ऑफ आर। ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर जो होते हैं ये मीडियम की परमिटिविटी और मीडियम की परमेबिलिटी होती है, सही है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। थोड़ा मैं अपने वे से थोड़ा भटक रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको आना जरूरी है क्योंकि ये बाद में कंसिडर की जाएगी, तो यहां पे भी आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। अब देखो, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो यहां पे ये मेरा क्या है? सूर्य है, ठीक है ना। अब सूर्य से यहां से किरणें निकली, कौन सी किरणें होती है? प्रकाश की किरणें होती है,
ठीक है ना। इन्हीं प्रकाश की किरणों को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब समझना, प्रकाश की किरणें जब प्रकाश से निकल के जब नीचे तक आती है तो वहां पे कई जगह, जैसे धरती के आसपास हवा है, कई जगह मीडियम में से आते हैं जहां वैक्यूम है, हवा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही खास बात है कि वो प्रकाश की किरणें जो आपके विदाउट मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल की जा सके, ठीक है ना, ऐसी किरणों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो जब हम सूर्य की किरणों के लिए बात करते हैं तो वहां पे कई जगह वैक्यूम है, कई जगह हवा है, तो उनके लिए आपके म्यू ऑफ आर का एंड म्यू ऑफ आर, ये रिलेटिव परमेबिलिटी आप जानते हो हवा के लिए 1 होती है, एप्सिलॉन ऑफ आर की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जब हम निकालते हैं स्पीड की तो वो डायरेक्ट आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आप लोगों को मिल जाती है। परफेक्ट है ना? ओके। लेकिन अगर वही वेव किसी मीडियम में होते हुए क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रांसमिशन लाइन की। अब थोड़ा सा हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे आते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं किसकी? ट्रांसमिशन लाइन की, तो मैं एग्जैक्ट बिहेवियर भी बताता हूं और नॉर्मल वाला बिहेवियर भी हम लोग देखते हैं। जरा ध्यान से समझिए। देखो, अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन लाइन की तो सर यहां पर बीटा आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, √LC आ रहा है। अब LC का बिहेवियर अगर मैं देखूं तो इसको मैं इस तरीके से, अगर मैं 1/√LC की बात करूं तो LC की वैल्यू 1/V लिख सकता हूं। मतलब मैं इसी बीटा को मैं लिख सकता हूं कि इट्स ओमेगा डिवाइड बाई V, ओमेगा डिवाइड बाई V। ओके, दैट्स माई वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो है ना, ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट। कौन सा लिखा है मैंने? स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा पंगा है। क्या पंगा है? कि सर ये किसको आप डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट नहीं बोल सकते। अब डायरेक्ट स्पीड ऑफ लाइट क्यों नहीं बोल सकते और दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो तो यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जब आप इसको करोगे तो ये वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट तो ये होती है, लेकिन साथ में आपका ये भी आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना भाई? ये भी आपको मिल रहा है ओमेगा r × एप्सिलॉन r, और इसका इसमें डिवाइड हो रहा है। मतलब यहां पे जो स्पीड है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी क्या रहने वाली है? कम रहने वाली है, क्योंकि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है ना वो कोई आपका वैक्यूम मीडियम नहीं है या हवा नहीं है। वहां पे कोई ना कोई मटेरियल रहेगा, जैसे ACSR कंडक्टर हमारे होते हैं, सही बात है। तो वहां पे कोई ना कोई मटेरियल प्रेजेंट है, तो वहां पे जो स्पीड रहेगी वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर तो नहीं रहेगी कि भाई कोई ना कोई। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो मैंने बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ अटेन्यूएशन होता है। अटेन्यूएशन का मतलब है कि मैग्नीट्यूड को कम करते हैं। मतलब क्या है? अपोजिशन है। मतलब क्या है? अपोजिशन। भाई अगर अपोजिशन नहीं हो तो मैग्नीट्यूड में कमी क्यों होगी? स्पीड में कमी क्यों होगी? क्या हो सकती है? क्या नहीं हो सकती? तो प्रैक्टिकल लाइफ की ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज और करंट की जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली 3 × 10⁸, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना होके उससे थोड़ी कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वायर का म्यू ऑफ आर और एप्सिलॉन ऑफ आर 1 नहीं होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है अटेन्यूएशन। लेकिन अगर मैं बात करूं एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की, अगर मैं बात करूं एक अटेन्यूएशन फ्री लाइन की, कि जहां पे कोई भी लॉस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर मैं ये बोल सकता हूं कि उसके लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रहेगी, और वहां पे वोल्टेज एंड करंट के जो प्रोपोगेशन की स्पीड है वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस भी नहीं हुई ना, और अगर उसमें थोड़े बहुत लॉस भी हुए, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बेटा बहुत कम नहीं होती है। समझ रहे हो ना? अरे भाई आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट हो गया अप्रोक्सीमेटली 300 हो गया, 10⁶ ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 300 मीटर पर सेकंड है, तो आप इसको मीटर पर माइक्रो सेकंड कर सकते हो कि 1 माइक्रो सेकंड में 300 मीटर चलती है। कौन? स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की ट्रांसमिशन लाइन की बात करो ना, तो बेटा वहां भी 200 से लेकर 250 मीटर पर माइक्रो सेकंड में चलता है वोल्टेज एंड करंट। ये एक्चुअल डाटा बता रहा हूं मैं आपको, लॉस के साथ में। तो ये भी स्पीड कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड है। समझ रहे हो ना? तो वोल्टेज एंड करंट की एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो स्पीड है ना बेटा, बड़ी कमाल की है भाई, बहुत जबरदस्त है। आप देखते हो ना, बटन दबाते तुरंत जल जाता है, पलक बिजली झपकने देते आपको। समझ में आया? तो लॉसलेस के लिए तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, विद लॉसेज के साथ में 200 से 250 मीटर पर माइक्रो सेकंड के बराबर होती है आपके वोल्टेज एंड करंट की स्पीड इन दी ट्रांसमिशन लाइन। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई कहानी? अरे क्लियर है? मजा आ रहा है? अब आगे चलें, देखो जरा ध्यान से। इसको हटा दूं मैं, ये सारी कहानियां क्लियर हुई है। अब देखो, इसको मैं हटा देता हूं। तो ये आप लोगों को समझना कंपलसरी है
कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। वोल्टेज एंड करंट के बिहेवियर में भी सेम अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी आ रहा है, मतलब यहां भी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है और वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर की स्पीड ही दिखा रहा है। अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस हुई तो, अगर लॉस के साथ में हुई तो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन बिहेवियर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा ही होगा। देखो बेटा नाम से समझो ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे इंडक्टेंस भी है बेटा, कैपेसिटेंस भी है। कैपेसिटेंस दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंडक्टेंस दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रो भी है, मैग्नेटो भी है, तो वोल्टेज और करंट तो हो गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही बात है कि नहीं है? ओके देखिए और समझिए, व्हाट्स माय बीटा, इट्स बीटा सर ये हो गया ओमेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी को लिख सकते हो आप वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है वी, भाई वोल्टेज मत समझ लेना, क्लियर ना? ओमेगा डिवाइड बाई वी, दैट्स माय वेलोसिटी। अब देखो ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आप ओमेगा को ब्रेकआउट करो तो आप लिख सकते हो सर इट्स 2 पाई एफ डिवाइड बाई वी। यार ऊपर आ रही है फ्रीक्वेंसी, नीचे आ रही है क्या? वेलोसिटी है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन टाइम है। वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या दिखाता है? दूरी। क्या दिखाता है? डिस्टेंस। अरे परफेक्ट है, बिल्कुल ओके। तो आप क्या बोल सकते हो? हम ये बोल सकते हैं कि सर हमारा जो होता है क्या, वेलोसिटी जो होती है वो एक्चुअली आपकी लैम्बडा इंटू एफ के बराबर होती है। अब ये कहां से आ गया? अरे लैम्बडा होती है वेवलेंथ, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, एफ होती है फ्रीक्वेंसी, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो मिलती है वेलोसिटी। अब ये कहानी क्या है जरा समझते हैं। देखो सर यहां पे है मेरा सेंडिंग एंड, यहां से मुझे जाना है आगे, और मुझे ये बात पता लग चुकी है कि वेव का एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है परफेक्टली साइनोसॉइडल। हो गया? अब साइनोसॉइडल में कुछ टर्म्स है। क्या टर्म्स है? देखिए भाई यहां से लेके जब आप यहां तक पहुंचोगे तो आप लोगों ने कितना एंगल कवर किया पहले तो ये बताओ। ये हो गया 0, ये हो गया आपका 180 मतलब पाई, ये हो गया आपका 360 मतलब 2 पाई। ओके, यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हो आप टाइम पीरियड। ओके, और यहां से लेके यहां तक की ये जो लंबाई होती है इस लंबाई को बोलते हो आप लेंथ एल, टाइम हो गया टी। यही होता है बेटा। और इस टाइम का जो अपोजिशन होता है ना उसी को बोल देते हो आप क्या? फ्रीक्वेंसी। यही बोलते हो, मतलब एक जगह से यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको बोलते हो टी, और कितनी फ्रीक्वेंसी से गया उसको बोलते हैं आप एफ। अब देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी हाई मतलब ये फटाफट पहुंचेगा है भाई। पहले मान लो फ्रीक्वेंसी कम थी, एक जगह से आप दूसरी जगह सेम डिस्टेंस जाने में मान लो पहले आधा घंटा लग रहा था, अब आपको 10 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप अभी तेजी से गए होंगे, आपने वेलोसिटी बढ़ाई होगी। मतलब इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है सर कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर लंबाई बराबर है तो देखो जरा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर लैम्बडा की वैल्यू कांस्टेंट है तो। अगर लंबाई बराबर है तो ये कहानी बननी चाहिए भाई। समझ में आया कि नहीं है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो वेव जाती है ना वो कितनी वेलोसिटी से जाती है और कैसे जाती है ये बिहेवियर दिखाता है लैम्बडा इंटू एफ। समझ में आया? अब अगर इन वैल्यूज को यहां रखें क्या मिल रहा है? दैट्स माय बीटा, वेरी परफेक्ट। इट्स ओवर 2 पाई लैम्बडा एफ, ये ऊपर एफ है, नीचे आपने रख दिया लैम्बडा इंटू एफ। देखो एफ से एफ जाएगा, ये मिलेगा दैट्स ओवर 2 पाई बाई लैम्बडा। मतलब फेज कांस्टेंट को आप ये भी बोल सकते हो कि बीटा का जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर दिखाता है इट्स ओवर 2 पाई बाई लैम्बडा। क्या दिखाता है? 2 पाई बाई लैम्बडा। यहां तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा, फेज का बिहेवियर सबको क्लियर है? ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़े से हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं। अब कैसे फैक्ट डालेंगे समझिए जरा। इसको हटा दूं मैं? ओके देखो भाई, अगर मैंने बात की, मैंने बोला कि इस बिहेवियर से, बीटा के बिहेवियर से लॉस लाइन में जो जा रहा है वो जा रहा है वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज की इक्वेशन क्या मिली थी अभी अभी लॉसलेस के लिए? V ऑफ R cos ऑफ बीटा एस प्लस I ऑफ R Z नोट साइन ऑफ बीटा इंटू एस। यही मिला ना? अब देखो बीटा मिल चुका है 2 पाई बाई लैम्बडा, बीटा मिल चुका है 2 पाई बाई लैम्बडा। सही बात है। वेलोसिटी कितनी है भाई? वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 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 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। सही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक फैक्ट लेते हैं। क्या फैक्ट लेते हैं जरा चेकआउट करके देखो। अगर मैं बात करूं किसकी? इंडिया की। किसकी बात करूं? इंडिया।
मतलब हमारे यहाँ की बात करूं तो इंडिया में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो है बेटा 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। सही बात है। ओके, तो अगर ये है 50 हर्ट्ज, ये है स्पीड ऑफ लाइट, तो सर लैम्बडा क्या होना चाहिए? ओके, तो लैम्बडा हो जाएगा बेटा आपका v डिवाइड बाई एफ। अब देखो ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने किससे? 50 से। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख दो 300 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 50। अब तो समझ में आ ही जाएगा। कट करो जरा, कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? ये बन रहा है, इससे काटोगे, इधर लिख देता हूं मैं, इससे अगर काटोगे तो ये बनेगा 6 इंटू 10 की पावर 6। 3 जीरो इधर भेजोगे तो आप इसको बोल सकते हो 6000 किलोमीटर। मतलब इंडिया में एक 2 पाई साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन की एक वेव को 6000 किलोमीटर जाना पड़ता है। मतलब समझिए, अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 6000 किलोमीटर है ना, तो वहां जाके वो अपना एक वेव कंप्लीट करेगी। समझ रहे हो ना? मतलब आपके घर पे लाइट आने की कोशिश करती है ना, वो तो आधा वेव भी नहीं लगाता, आधे से क्या 1/4 भी नहीं लगाता है, इतने छोटे से में ही आपके घर पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि देखो, एक वेव कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस तय करना कंपलसरी होता है। इसका लैम्बडा कितना आ रहा है? 6000 किलोमीटर के बराबर आ रहा है। अब आप जरा सोच के देखो भाई, अगर मान लो ये आपका VS है, ये VR है, अगर मान लो आपका बिहेवियर ऐसा है, यहां पे एक कोस आ रहा है, एक क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, दो टर्म्स बन रही है यहां पे। परफेक्ट है ना? अब सोचो, अगर इस बीटा ऑफ S की वैल्यू S क्या है? डिस्टेंस थी। अब इस डिस्टेंस को अगर मैं पूरी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के बराबर कर दूं, ठीक है ना, तो मैं बोलूं कि इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज L, अगर L लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है तो S की जगह क्या आ जाएगा? L आ जाएगा हर जगह। सही है ना? तो बीटा इंटू L आपका क्या बन जाएगा? एक पैरामीटर बन जाएगा। अब सोचो बीटा की वैल्यू क्या है? सर बीटा है 2 पाई बाई लैम्बडा, साथ में क्या आ गया? L आ गया। L हो गया ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई। सही बात है। अब आप एक चीज को थोड़ा सा नोटिस करके देखिए। क्या नोटिस करके देखना है? देखो, अगर इस बीटा इंटू L की वैल्यू अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? अगर ये वैल्यू बराबर हो जाए 2 पाई n के। 2 पाई n के बराबर क्यों करना है? एक एक के बराबर करके देखेंगे। देखो, 2 पाई n के बराबर हो जाए तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, यही बनेगा। मान लो n की वैल्यू 1 है, 2 पाई रखो, इसमें 2 पाई रख के देखो तो v ऑफ s क्या बनेगा? v ऑफ r cos ऑफ 2 पाई क्या होता है? क्या होता है cos का कर्व? 0 से चलता है, यूं चल के ऐसे होके यूं ही तो होता है बेटा। तो 2 पाई पे क्या देता है आपको? 1 देता है। भाई पाई पे क्या देता है? -1। तो 2 पाई पे क्या देता है? 1 देता है। ओके, तो यहां आ गया मल्टीप्लाई में 1। साइन ऑफ 2 पाई कितना होता है? 0 होता है। मतलब आपके सोर्स एंड का वोल्टेज आपके रिसीविंग एंड के वोल्टेज के परफेक्टली क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? मतलब जब साइकिल अपना एक वेव कंप्लीट करती है, अगर आपकी डिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अगर ये 2 पाई n के बराबर हो रहा है, तो आप जरा सोच के देखिए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 पाई से 2 पाई जाएगा, लैम्बडा पहुंच जाएगा इधर। मतलब अगर आपका लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन a आपका n इंटू लैम्बडा के बराबर है, मतलब 6000, 12000 है, 18000 अगर इतना है, तो सोर्स का और लोड का वोल्टेज आप लोगों ने बराबर मिलना है। समझ में आया? मैग्नीट्यूड अपने आप क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ओके, इसको बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग वाला, बराबर वोल्टेज मिलेगा आपको। परफेक्ट है? ओके, अब चलो और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकालते हैं। अगर मान लो बीटा ऑफ L की वैल्यू 2 पाई n बराबर ना होके अगर मान लो पाई इंटू n के बराबर हो, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? सर ये भी यही बनेगा कि 2 पाई बाई लैम्बडा मल्टीप्लाई विद L, तो है ही सही, पाई से पाई जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा इधर, मतलब L की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी लैम्बडा बाई 2 इंटू n के बराबर, यही बनेगी। मतलब 6000 नहीं, अब 3000 की बात कर रहे हैं। मतलब यहां पे अब मैं 2 पाई नहीं पाई रख रहा हूं। अगर मैं पाई रखूंगा तो जरा देखो, cos ऑफ पाई बनेगा तो v ऑफ s इक्वल टू माइनस ऑफ VR बनेगा है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड तो अभी भी दोनों का बराबर है, लेकिन फेज अलग अलग है। अगर इसका फेज 0 है तो इसका पाई है, क्योंकि जस्ट रिवर्स है। देखो माइनस का साइन आ रहा है आगे, ठीक है ना। तो एंगल में 180 डिग्री का डिफरेंस है। मतलब अगर पूरा 2 पाई n के बराबर रहा तो इस केस में यहां पे आपका फेज भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेकिन अगर यहां बात करूं तो यहां पे आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ओके, लेकिन फेज जो है ना बेटा, वो दोनों के बीच में कितने का है? 180 डिग्री का फेज है। कितने का फेज है? 180 डिग्री का फेज है। मतलब इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड को बराबर करना। मतलब 3000 किलोमीटर लंबी लाइन हुई ना,
तो भी आपका मैग्नीट्यूड आपको उतना ही मिलेगा रिसीविंग एंड पे जितना सोर्स एंड का मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? ओके, चलो और छोटा कर लेते हैं भाई, 3000 भी काफी लंबी है, ठीक है, और छोटा करके देखते हैं क्या ये कमाल काम करता है कि नहीं करता है। देखो अगर मैंने इसको और छोटा किया, क्या बोलूंगा भाई, मैंने बोला कि अगर मान लो बीटा इंटू एल की वैल्यू पाई होगी, पाई बाई टू इंटू एन के बराबर है, ठीक है, चेकआउट करो, 2 पाई ले लिया था, अब मैं आ गया पाई बाई 2 के ऊपर। ओके, अगर पाई बाई 2 के ऊपर ले लेते हैं तो बीटा की वैल्यू जो होगी वो अगेन आपकी 2 पाई बाई लैम्बडा हो जाएगी, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका पाई बाई 2 और ये हो गया मल्टीप्लाई में एन। देखो पाई से पाई गया, ये इधर से इधर गया, एल की वैल्यू जो आ गई वो आ गई लैम्बडा बाई 4, मल्टीप्लाई में बनना है एन, ठीक है। अब पहले पाई बाई 2 की वैल्यू डाल के देखो भाई बिहेवियर क्या बन रहा है, वी ऑफ एस क्या बन गया, वी ऑफ आर कोस ऑफ पाई बाई 2 दैट्स तो 0। ओहो, ये तो हो गया कितना बेटा, 0। यहां आगे चलो, साइन पाई बाई 2 कितना है, 1, मतलब यहां क्या मिलेगा, अरे v ऑफ s इक्वल टू आई ऑफ r मल्टीप्लाई विद z नॉट। मतलब क्या हुआ, अरे भाई मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर पाई बाई 4 के बराबर हुआ तो रिसीविंग एंड की करंट मल्टीप्लाई विद z नॉट इक्वल टू v ऑफ s बन रहा है। इसका कोई मतलब समझ में आया आपको, नहीं आया? देखो मैं समझाता हूं, देखो क्या मतलब है इसका। भाई इसका मतलब ये है बेटा, ये तो क्लियर है कहानी, ओके। इसका मतलब ये है भाई हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि यहां पे है हमारा सोर्स जनरेटर, अब यहां से लेके यहां तक ये हो गई आपकी ट्रांसमिशन लाइन और यहां लगा होता है लोड, सही है। एल और सी की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस और उसी को हम लिखते हैं जेड नोड। ये होता है लोड का इंपेडेंस जेड ऑफ एल। अब इसमें जाने वाली जो करंट होती है ना बेटा, ये होती है आई आर, इसकी करंट नहीं होती आई आर होती है लोड की करंट, समझ गए। और ये यहां पे वोल्टेज है ना, ये होता है आपका वी ऑफ आर, ये वी एस है यहां पे। अब सोचो, अगर यहां पे लगाया हुआ लोड, अगर ये जेड ऑफ एल अगर बराबर हो जाए किसके, जेड नोट के, समझना चीजों को ध्यान से, अगर ये जेड ऑफ एल अगर बराबर हो जाए किसके, जेड नोट के, तो मतलब यहां पे लगा हुआ लोड भी जेड नोट के बराबर है। अगर ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए जेड ऑफ एल एंड जेड ऑफ आर, तो यहां पे वी ऑफ आर की जो वैल्यू है ना बेटा, वो आई ऑफ आर इंटू जेड जीरो हो जानी है, हो जानी है कि नहीं हो जानी है, जरा चेकआउट करके देखो होगी कि नहीं होगी, सही है बिल्कुल। तो अगर ये दोनों इंपीडेंस सेम है, जेड ऑफ एल एंड जेड ऑफ जीरो अगर दोनों सेम है, तो आपको लैम्बडा बाई 4 के ऊपर भी आप लोगों को मैग्नीट्यूड बराबर मिलेंगे, ठीक है। लैम्बडा बाई 4 के टर्म्स में भी आप लोगों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिपीट किया जाएगा। मतलब लैम्बडा बाई 4 कितना हो गया, 3000 का भी आधा कर लो, मतलब 1500 किलोमीटर पे अपने आप ही बराबर हो जाएगा, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आया। अगर दोनों क्या हुए, बराबर हुए। अब इसमें चक्कर है, क्या चक्कर है सोचो, देखो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ना हमारी ट्रांसमिशन लाइन इतनी लंबी होती नहीं है, 1500 किलोमीटर, 3000, 6000, ये थ्योरेटिकल बातें हो गई, ठीक है। इतनी लंबी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती नहीं है। अगर इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन हो तो मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड पे, अपने आप 6000 किलोमीटर पे जाके ना ट्रांसमिशन लाइन का मैग्नीट्यूड सोर्स का और सेंडिंग एंड का और रिसीविंग एंड का अपने आप बराबर हो जाना है। अब अपने आप बराबर हो जाने का क्या मतलब है भाई, बराबर हो जाने का मतलब कुछ ऐसा है, देखो समझिए, आप लोगों ने रेडियो चलाया होगा, सही बात है। अब रेडियो पे जैसे एफएम तड़का आ रहा है, एफएम मिर्ची आ रही है, वो होता है ना जैसे 101 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज, समथिंग। तो आप क्या करते हो, जब चैनल लगाते हो तो क्या करते हो, उसको ऐसे घुमाते हो, घुमा के आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो। जैसे आपने 101 पे सेट किया तो 101 स्टेशन से जो म्यूजिक चल रहा होगा, कुछ भी चल रहा होगा, वो आपको रेडियो में सुनाई देना लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं बेटा ट्यूनिंग। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग। क्या वर्ड होता है वो, ट्यूनिंग होता है ना, कि आपने उससे क्या कर लिया, मैचअप कर लिया। अब आप सोच के देखो, ट्रांसमिशन लाइन में भी तो यही हो रहा है ना भाई। अगर आप 6000 किलोमीटर दूर अगर जा रहे हो तो वहां पे पहुंचने के बाद में आपको सोर्स का और आपका 6000 किलोमीटर दूर जो वोल्टेज है वो दोनों आपको मिल रहे हैं बराबर। मतलब सोर्स एंड उससे क्या कर रहा है, ट्यून कर रहा है, ट्यूनिंग हो रही है वहां पे। क्या हो रही है, ट्यूनिंग हो रही है, ओके। तो ऐसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जो इस लेंथ को बराबर रखने के उम्मीद से बनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं ट्यून्ड ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं, ट्यून, ओके। तो अगर आप लोगों को बोलते हैं कि ट्यून्ड ट्रांसमिशन लाइन क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर 6000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 1500 के लिए लोगे तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या पाई जाती है, ट्यूनिंग पाई जाती है।
बट बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन हमारी होती नहीं है, इसलिए ये ट्यूनिंग वाला बिहेवियर है ना। आप लोगों ने कभी ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर ट्यूनिंग वर्ड नहीं सुना होगा, आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में नहीं सुना होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा कम्युनिकेशन सिस्टम। किसमें सुना होगा? कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में क्यों सुना होगा? क्योंकि सर कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। जैसे 100 मेगाहर्ट्ज है, मान लो इतनी फ्रीक्वेंसी है, मान लो इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे अगर आप जाके अगर आप देखो तो वेलोसिटी तो वही है आपका लैम्बडा इंटू एफ हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप लैम्बडा देखो ना तो जरा चेकआउट करो, 3 इंटू 10 की पावर 8 से अगर आप 100 इंटू 10 की पावर 6 करोगे, ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 3 किलोमीटर। कितना मिलेगा? 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर की लंबाई कोई ज्यादा लंबाई नहीं है, सही है ना। तो अब इसका मतलब यह है कि लैम्बडा की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर हो गई, लैम्बडा की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर हो गई, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर पे जा रहे अपने आप क्या हो जाएगी? ट्यूनिंग हो जाएगी। लैम्बडा बाई 2 पे भी हो जाती है, तो मतलब 1.5 किलोमीटर पे भी क्या हो जानी है? ट्यूनिंग हो जानी है अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम की जो लाइंस होती है वो इस फैक्टर को, इस ट्यूनिंग वाले फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। मान लो 3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग पाई जाती है, तो इसलिए वहां पे अपन लोग एक वर्ड यूज करते हैं ट्यूनिंग। क्लियर है? वो ट्यूनिंग इट्स नथिंग बट वो ट्यूनिंग आपका यही होता है। समझ में आई कहानी? बीटा की कहानी इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, बीटा की कहानी और भी आएगी, ठीक है, लेकिन वो आएगी आपकी आगे वाली क्लासेस में, जहां पे अपन स्टैंडिंग वेव वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ओके।